अणु संख्या गुण में अगला टॉपिक हम लोगों को पढ़ना था क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, सबसे पहले हम ये जानेंगे क्वथनांक किसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस ताप पर वह द्रव खौलने लगता है यानी उबलने लगता है। उसी ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन क्या होता है? क्वथनांक उन्नयन का मतलब क्वथनांक में वृद्धि। शुद्ध जल या कोई भी शुद्ध विलायक हम लिए हैं, उसका क्वथनांक कुछ न कुछ है। अगर उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाए तो अवाष्पशील पदार्थ डाल देने पर, मिला देने पर द्रव का यानी विलयन का जो वाष्प दाब होता है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। तो जब वाष्प दाब कम होता है तो विलयन का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर अब उस वाष्प दाब को पहुंचने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वाष्प दाब घटने के कारण विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो जितना क्वथनांक में वृद्धि हुआ वही कहलाता है क्वथनांक उन्नयन। यानी शुद्ध विलायक के क्वथनांक और विलयन के क्वथनांक दोनों का डिफरेंस निकाल लें तो वही अंतर कहलाता है क्वथनांक का उन्नयन। यह क्वथनांक का उन्नयन क्यों होता है? वाष्प दाब अवनमन के कारण, वाष्प दाब में कमी होने के कारण। यदि हम मान लें कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0, यहां संकेत कैपिटल T है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यहां टेम्परेचर को केल्विन में लिया जाए, आप सेल्सियस में लेंगे। शुद्ध विलायक का क्वथनांक T0 और यदि विलयन का क्वथनांक Ts हो तो क्वथनांक का उन्नयन, इसका संकेत लिया गया है डेल्टा TB, बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा T बराबर विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे, Ts माइनस T 0। अब यदि शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब और ताप के बीच ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो किस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है? ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। यह देखिए, इधर वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब लिया गया है और यहां पर टेम्परेचर लिया गया है। यह Ps विलयन का वाष्प दाब है और P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। इधर टेम्परेचर है, यह T0 शुद्ध विलायक का ताप है, क्वथनांक है, और Ts जो है विलयन का क्वथनांक है। तो विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक है। इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो यह डेल्टा TB कहलाता है। प्रयोगों द्वारा यह पाया जाता है कि जो क्वथनांक के निकट के क्षेत्र हैं शुद्ध विलायक और विलयन के, तो विलायक और विलयन के क्वथनांक के निकट के क्षेत्रों में जो ये वाष्प दाब वक्र होता है, यह वक्र लगभग समानांतर होता है। और तनु विलयनों के लिए जो क्वथनांक उन्नयन होता है वह वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि क्वथनांक उन्नयन समानुपाती वाष्प दाब अवनमन P0 माइनस Ts। और हम लोग राउल्ट नियम पढ़ चुके हैं। राउल्ट नियम से पता चलता है कि वाष्प दाब का अवनमन विलय के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो चूंकि क्वथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती और वाष्प दाब अवनमन विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वथनांक उन्नयन समानुपाती वाष्प दाब अवनमन और वाष्प दाब अवनमन समानुपाती विलय का मोल प्रभाज, अर्थात क्वथनांक उन्नयन समानुपाती विलय का मोल प्रभाज। यानी यह विलय के मोलों की संख्या के समानुपाती है, उस पर निर्भर कर रहा है।
तो विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या या मोलों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उस गुण को हम लोग कहते हैं अणु संख्य गुण। तो यहाँ पर क्वथनांक का उन्नयन विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती है, जिससे सिद्ध होता है कि क्वथनांक उन्नयन विलयन का कौन सा गुण है? अणु संख्य गुण है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्वथनांक उन्नयन विलयन का अणु संख्य गुण है। अब जैसे शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ हम घोलते हैं, तो उस अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार और क्वथनांक उन्नयन में क्या रिलेशन होता है, संबंध होता है, उसको हम लोग देखेंगे। तो तनु विलयनों के लिए यह पाया जाता है कि जो क्वथनांक उन्नयन होता है वह मोललता के समानुपाती होती है। जब इसको बराबर करेंगे तो एक समानुपाती नियतांक आता है, यहाँ पर केबी लिया जाता है, यानी डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता, जहां केबी कहलाता है विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक, और मोललता बराबर हम जानते हैं कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलेय का मोल निकालना है तो उस विलेय के भार में उस विलेय के अणुभार से भाग दे देते हैं तो मोल निकल जाता है। विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू ले लिया जाए और यह ग्राम में हो तो किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे, वह ऊपर आ जाएगा गुणा। तो इस तरह से मोललता हमारी ये निकल के आ गई। अब इस मोललता के मान को यहाँ पुट कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो हमको मिलेगा डेल्टा टीवी बराबर केबी गुणे मोललता की जगह पर डब्ल्यू बटा स्मॉल एम बटा कैपिटल डब्ल्यू गुणे 1000। ये इक्वेट करने पर आएगा। इसको हम सरल करेंगे तो विलेय का अणुभार जो अवाष्पशील पदार्थ है, विलेय है, उसका अणुभार स्मॉल एम बराबर हो जाएगा 1000 गुणे केबी गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटा डेल्टा टीवी गुणे कैपिटल डब्ल्यू। अगर केबी की जगह पर हम के का प्रयोग करें तो यह सूत्र दूसरे रूप में इस तरह से भी होता है, अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार m बराबर 100 गुणे के गुणे स्मॉल डब्ल्यू बटा डेल्टा टीवी गुणे कैपिटल डब्ल्यू। यहाँ के कहलाता है विलायक का ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। दोनों को अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर में यह प्रश्न पूछ देता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, चाहे मोलर उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, तो आप परिभाषित करेंगे मोलर उन्नयन स्थिरांक को 1000 ग्राम विलायक यानी 1 किलोग्राम विलायक, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होता है, उन्नयन होता है, उसे उस विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, केबी से डिनोट करते हैं। और यदि विलायक 1000 ग्राम न होकर 100 ग्राम लिया जाए तो 100 ग्राम विलायक में अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक या ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, के कहते हैं। तो ये के और के भी होता है, दोनों सूत्र होता है। यहां से हम किसी अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, बदल जाता है, उस ताप को उसका हिमांक कहते हैं। अगर कोई शुद्ध विलायक हो, उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाए तो अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का जो हिमांक होता है वह शुद्ध विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। तो वाष्प दाब अवनमन के कारण विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से घट जाता है, कम हो जाता है, और यही कमी, यही अवनमन कहलाता है हिमांक का अवनमन। यदि हम मान लें कि शुद्ध विलायक का हिमांक T0 हो और विलयन का हिमांक TS हो
तो चूंकि विलयन का हिमांक विलायक के हिमांक से कम होगा, तो इसलिए हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ संकेत, एफ फॉर फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहां पर विलयन के हिमांक को शुद्ध विलायक के हिमांक में से घटा देंगे, यानी डेल्टा टीएफ बराबर T0 माइनस टीएस। यह जो डिफरेंस आएगा हिमांक का अवनमन कहलाएगा। यहां पर शुद्ध विलायक है, विलयन है, और उसको ठोस अवस्था में हम परिवर्तित कर रहे हैं, तो ठोस विलायक विलयन और शुद्ध विलायक के वाष्प और ताप के मध्य ग्राफ खींचने पर इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है। यह जो है विलयन का वाष्प है, शुद्ध विलायक का वाष्प है, यह विलयन का हिमांक है, शुद्ध विलायक का हिमांक है। विलयन और विलायक के हिमांकों का अंतर डेल्टा टीएफ कहलाता है। प्रयोग द्वारा यह पाया जाता है कि हिमांक के निकट के क्षेत्र में जो ये वक्र होता है लगभग समानांतर होता है, जिससे सिद्ध होता है कि जो हिमांक का अवनमन है वह वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होता है। या तनु विलयनों के लिए भी पाया गया कि हिमांक का अवनमन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती है, इसलिए डेल्टा टीएफ समानुपाती वाष्प दाब अवनमन P0 माइनस PS। चूंकि राउल्ट नियम कहता है कि वाष्प दाब अवनमन विलय के गोल प्रभाज के समानुपाती होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि डेल्टा टीएफ समानुपाती वाष्प दाब अवनमन यानी P0 माइनस PS, और ये समानुपाती विलय का मोल प्रभाज, अर्थात डेल्टा टीएफ समानुपाती विलय का मोल प्रभाज, यानी हिमांक का अवनमन विलय के मोल प्रभाज के समानुपाती है। और विलय के मोल प्रभाज का मतलब विलय के मोलों की संख्या के पर निर्भर करता है, अर्थात डेल्टा टीएफ यानी हिमांक का अवनमन विलयन का एक अणु संख्य गुण है। यहाँ पर हमने सिद्ध कर लिया कि हिमांक अवनमन भी क्वथनांक उन्नयन की तरह विलयन का कौन सा गुण है, अणु संख्य गुण है। जैसे क्वथनांक उन्नयन में अवाष्पीय पदार्थ के अणुभार और उसके क्वथनांक उन्नयन में रिलेशन निकाला गया था, ठीक उसी पैटर्न पर उसी तरीके से अवाष्पीय पदार्थ के अणुभार और हिमांक अवनमन के मध्य संबंध हम निकालेंगे, तो आएगा यम बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटा डेल्टा TF गुणे कैपिटल W, या KF की जगह K लेंगे तो 100 गुणे K गुणे स्मॉल w बटा डेल्टा TF गुणे कैपिटल W, जहाँ KF विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक और K विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक यानी ग्राम अणु अवनमन स्थिरांक कहलाता है। परिभाषा इनकी ठीक उसी तरह से होगी। KF को हम परिभाषित कर सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो हिमांक में कमी होती है उसे विलायक का मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। और यदि 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो हिमांक में कमी होती है उसे विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक या ग्राम अणु उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। 1/2 गुणांक, 1/2 गुणांक क्या होता है? जैसे कुछ अपसामान्य गुण होते हैं, अणु संख्या गुण होते हैं, जैसे कोई पदार्थ है उसको हम घोलते हैं तो यदि वह विलयन में वियोजित होता है या संगुणित होता है तो उसके कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है। जब कणों की संख्या परिवर्तित हो जाती है तो उसके अणु संख्या गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं, सामान्य से या तो कम आता है या अधिक आता है, तो ऐसे गुण को कहते हैं अपसामान्य अणु संख्या गुण, एबनॉर्मल। तो 1/2 गुणांक क्या कहलाता है कि किसी पदार्थ के अणु संख्या गुण के प्रेक्षित मान, ऑब्जर्व्ड मान, और उसके परिकलित मान, गणना किए हुए मान के अनुपात को 1/2 गुणांक कहते हैं। यानी 1/2 गुणांक का सिंबल I लिया जाता है तो ये हो जाएगा प्रेक्षित अणु संख्या गुणधर्म बटा में परिकलित अणु संख्या गुणधर्म। जो अणु संख्या गुणधर्म होता है वह पदार्थ के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम 1/2 गुणांक को अगर अणुभार के परिप्रेक्ष्य में देखें
तो 1/2 गुणांक बराबर हो जाएगा वास्तविक अणुभार अर्थात परिकलित अणुभार और बटा में प्रेक्षित अणुभार, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे हम 1/2 गुणांक को निकाल सकते हैं। यदि हमारा विद्युत अपघट्य है जिसका विलयन में घोलने पर वियोजन हो रहा है, तो वियोजन होने की स्थिति पर जो वियोजन की मात्रा निकालना हो वो और 1/2 गुणांक में क्या संबंध होगा, तो वियोजन की मात्रा अल्फा बराबर होता है I-1 अपान N-1, जहां I 1/2 गुणांक है और N विद्युत अपघट्य या पदार्थ के एक अणु के पूर्ण वियोजन से उत्पन्न आयनों की कुल संख्या। जैसे NaCl है, इसका आयन हुआ तो एक अणु से एक सोडियम आयन एक क्लोराइड है, 2 आयन बनेंगे तो N का मान सोडियम क्लोराइड के लिए 2 हो जाएगा। इस तरह से एक अणु के पूर्ण आयन से उत्पन्न आयनों की संख्या N कहलाती है। I 1/2 गुणांक है, अल्फा वियोजन की मात्रा। और अगर पदार्थ का वियोजन हो रहा है तो वहां पर I का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। और यदि संगुणन हो रहा है, कई अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना रहे हैं, डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, तो उस स्थिति में I का मान 1 से कम होता है। तो संगुणन होने पर जहां 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर एक बड़ा अणु बना रहे हैं, तो वहां जो है संगुणन की मात्रा, अल्फा को संगुणन की मात्रा, जैसे वियोजन की मात्रा है उसी तरह से इसको संगुणन की मात्रा कहते हैं। संगुणन की मात्रा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो संगुणन की मात्रा अल्फा बराबर I-1 इंटू N अपान 1 माइनस N होता है, जहां N संगुणन संख्या, संगुणन संख्या यानी एक अणु के बनने पर कितने अणु जो है वहां संगुणित हो रहे हैं, मिल रहे हैं, वह आपका हो जाता है संगुणन। तो इस तरह से हम इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं। इसके बाद परासरणी गुणांक, ऑस्मोटिक कोफिशिएंट क्या होता है, तो 1/2 गुणांक के प्रेक्षित मान और 1/2 गुणांक के चरम मान, लिमिटिंग वैल्यू के अनुपात को हम लोग परासरणी गुणांक कहते हैं। परासरणी गुणांक बराबर हो जाएगा 1/2 गुणांक का प्रेक्षित मान बटे 1/2 गुणांक का चरम मान। प्रेक्षित मान को y से, चरम मान को न्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो G बराबर हो जाएगा I अपान न्यू। अब तक जो हम लोग ये क्वथनांक, उन्नयन, हिमांक, वनमन ये पढ़ रहे थे, ये विद्युत यानी जो भी अणु संख्या गुणधर्म पढ़ रहे थे या विद्युत अन्य अपघट्यों के लिए पढ़ रहे थे। अगर पदार्थ हमारा विद्युत अपघट्य हो तो विद्युत अपघट्यों के लिए क्या होता है कि ये जो अणु संख्या गुणधर्म है उन सब में 1/2 गुणांक से गुणा करना पड़ता है। जैसे अगर विद्युत अनपघट्य है तो परासरण दाब P बराबर होता है CST या CRT, लेकिन अगर विद्युत अपघट्य है तो वहां पर 1/2 गुणांक से गुणा करना पड़ेगा। तो विद्युत अपघट्य के लिए परासरण दाब निकालना होगा तो P बराबर ICST चाहे ICRT कर लेंगे। उसी तरह क्वथनांक उन्नयन डेल्टा T बराबर I गुणे KB गुणे मोललता हो जाएगा, हिमांक वनमन I गुणे KF गुणे मोललता हो जाएगा, और वाष्प दाब का वनमन P0 माइनस PS बराबर P0 इंटू विलेय का मूल प्रभाव गुणे I। यानी विद्युत अपघट्य के लिए अणु संगुण निकालना होगा तो सभी गुणों में 1/2 गुणांक से मल्टीप्लाई करते हैं तो विद्युत अपघट्य के लिए निकलता है। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे।